नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन के नए एपिसोड में। यह है एक अधूरी कहानी श्राप की। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल अब 25 साल का हो चुका था। बाहर से देखो तो एक सामान्य युवक, शहर में नौकरी करने वाला, लोगों के बीच घुल मिल जाने वाला, लेकिन अंदर से वो आज भी वही बच्चा था जिसे रातों को डर लगता था, जो माँ की कहा सुनकर रोता था, जिसे लगता था कि उसके कमरे की छत पर कोई बैठा है। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता तो नींद आते ही वही सपने शुरू हो जाते। कभी उसकी माँ पीली पड़ चुकी बिस्तर पर लेटी होती, कभी दादी अपने कांपते हुए हाथों से माला फेरते हुए दिखती, कभी उसकी भाभी छत पर खड़ी होकर उसकी अदृश्य परछाई से बातें करती, और हमेशा हर बार सपना एक ही दृश्य पर खत्म होता। एक लंबी ऊंची परछाई और उसकी ओर मुड़ती, उसकी आंखें लाल चमकती और होठों पर मुस्कान। राहुल झटके से नींद से जाग जाता। उसका दिल धड़का रहा होता, कपड़े पसीने से भीगे होते। वह भागकर कमरे की बत्ती जलाता और हांफते हुए चारों तरफ देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। शहर की जिंदगी लेकिन डर का पकड़। राहुल ने बहुत कोशिश की कि इन बातों को भूल जाए। उसने शहर की भीड़ में खुद को व्यस्त कर लिया, दोस्त बनाए, नौकरी में मेहनत की, यहाँ तक कि देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करने लगा। लेकिन डर ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर उसे लगता कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज उसके कानों में गूंजती, लेकिन पीछे मुड़कर देखता तो सड़क खाली होती। कभी घर पहुंचकर दरवाजा खोलता तो लगता अंदर कोई है। कभी बिस्तर पर लेटते ही उसके कानों में धीमी हंसी सुनाई देती, कभी किसी औरत की तरह जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। वह खुद को समझाता, ये सब मेरा वहम है, बचपन की यादें हैं। लेकिन मन का एक हिस्सा जानता था ये सब सच है। वो सपना जिसने सब बदल दिया। एक रात उसने एक अलग सपना देखा। वह अपने पुराने गांव के घर में था। आंगन में वही मिट्टी की खुशबू, वही अलमारी, माँ बिस्तर पे लेटी थी, दादी पूजा कर रही थी, और जमीन पर पड़ा था वही 500 का नोट जो चोरी की रात बचा था। राहुल झुका और नोट उठाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, वापस आ, सच जानना जरूरी है। उसने पलटकर देखा। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, और राहुल नींद से जाग उठा। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना। उसने उसी पल ठान लिया, अब भागना नहीं है, अब गांव लौटना है। गांव की ओर सफर। कई साल बाद उसने गांव की बस पकड़ी। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह सोचता रहा, कैसा होगा अब वो घर? क्या अभी भी वैसा ही डर होगा? खेतों के दृश्य गुजरते रहे। कहीं वह पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को खेलते देखता, कभी दूर किसी झोपड़ी से धुएं की लकीर उठती देखती। लेकिन हर दृश्य उसके दिल पर एक बोझ डालता। सफर लंबा था, कभी बस कच्चे रास्तों पर उछलती, कभी धूल का गुबार अंदर आ जाता। राहुल खिड़की से बाहर झांकते झांकते सोचता, क्या मैं सच का सामना कर पाऊंगा? गांव का बदला रूप। गांव पहुंचा तो उसे सब बदला बदला लगा। पुराने दोस्त अब जवान हो चुके थे, कुछ रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं थे। चौपाल पर बैठे बूढ़े अब और झुर्रियों से भर चुके थे। लोगों ने उसे देखा और पहचान लिया, अरे ये तो रामेश्वर का बेटा है, वही राहुल। उनकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन एक अजीब सी सहानुभूति भी। राहुल ने किसी से बात नहीं की, वह सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। घर दूर से ही वीरान दिख रहा था। दीवारों पर कोई काई जमी हुई थी, दरवाजा जगह जगह से टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा भारी थी, जैसे उसमें सालों पुराने आहें और चीखें घुली हों। अंदर कदम रखते ही लकड़ी की फर्श चरचर की आवाज करने लगी। धूल हर जगह फैली थी, लेकिन राहुल को लगा कि घर उसे पहचान रहा है। उसने आंगन की ओर देखा। उसे लगा जैसे माँ वहीं खड़ी होगी, रोटियां बेल रही होगी। फिर उसकी नजर उस कोने पर गई जहाँ दादी बैठकर मंत्र जाप करती थी, और फिर उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जहाँ अलमारी रखी थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा चली। अंदर अंधेरा था, लेकिन सीलन की गंध साफ थी। राहुल ने कदम रखा।
जैसे ही उसके पैर ने फर्श को छुआ, उसे लगा मानो कोई नीचे से पकड़ रहा हो। उसने झटके से पैर खींचा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने दीवारों पर हाथ फेरा, ठंडी थी और गीली थी। उसे लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हों। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा, मैं लौट आया हूँ, अब सब जानकर ही रहूंगा। अतीत कभी मिटता नहीं, वह हमेशा वहीं रहता है, इंतजार करता है हमें खींचकर वापस बुलाने का। राहुल लौट आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस वापसी का मतलब है अंधेरे के दरवाजे पर फिर से खोलना। और जब दरवाजे खुलते हैं तो परछाइयां सिर्फ बाहर नहीं आती, वे भीतर भी उतर जाती हैं। जब भी कोई घर टूटता है तो टूटने की आवाज से दीवारों में नहीं गूंजती, वह कहानी बनकर गांव के हर चौराहे पर, हर चौल पर, हर चौपाल पर और हर बूढ़े के होठों पर उतर जाती है। राहुल ने वही सुनने निकला था, उन फुसफुसाती आवाजों की जो अब तक उसके परिवार के साथ चल रही थी। राहुल अगली सुबह उठकर चौपाल गया, वही जगह जहां बरसों से लोग एक दूसरे की निंदा और दुआएं एक साथ बांटते थे। 4-5 बूढ़े लगे थे, धुएं में उनकी शक्लें धुंधली थी और आंखों में वही तीखे निशान, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छेद दी हो। चौपाल में बातें धीरे धीरे खुलती हैं, कोई एक शब्द बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति उस शब्द के साथ अपना हिस्सा जोड़ देता है और सच एक एक परत खोलता जाता है। एक ने कहा वे पैसों को लेकर बचा रहे थे, दादी ने नोट संभाल के रखा था। दूसरा बोला, पर कुछ लोग जो रोज आते जाते थे, उनकी निगाहें कभी सामान्य नहीं थी, वे नोटों की तरफ देखते रहते थे। और फिर वह शब्द सुनाई दिया जो राहुल को जकड़ गया, तांत्रिक। बूढ़े ने फुसफुसाकर बताया कि गांव में अक्सर रात को कुछ लोग इकट्ठा होते थे, कुछ ताबीज बनते थे और कुछ मंत्र बोला करते थे, बातें जो आम लोगों से छुपी रहती थी। राहुल ने पूछ ही लिया कि क्या उन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ था, पर बुजुर्ग ने चेतावनी दी, आंखों में कुछ डर टकटकी था। सच जानने से पहले बेटा, सोच लो कि तुम क्या खोओगे। राहुल ने घर खुलवाया, उस तिजोरी जैसी अलमारी का ढक्कन जहाँ दादी पैसे रखती थी। कमरे में धूल थी, पर कुछ कागज पत्र अंदर रखे मिले थे, एक शादी का कार्ड, एक बचत रसीद और एक पुराना नोट, किसी का लिखा छोटा सा नाम और उसके आगे एक चिन्ह जो कुछ बड़े लोगों के चिन्ह जैसा नहीं बल्कि किसी समूहिक निशान जैसा था। वह चिन्ह राहुल की आंखों में बैठ गया। उसने पारिवारिक रिकॉर्ड खंगाले, खेत के कागज, कुछ पुराने बकाया रसीदें और एक नाम बार बार आया, भोला राम। एक रिश्तेदार जो बार बार घर आता जाता था, लेकिन किसी वजह से हमेशा बातों से बचता था। राहुल ने गांव के बाजार में भोलाराम के बारे में पूछा। दुकानदार ने एक बार में बोला, वो आदमी बातों में बड़ा तेज है और हाथ में काम में कुछ कम कहते हैं। उसके पास कुछ लोग आते हैं रात में। और एक और ठंडी खबर मिली, भोलाराम कुछ महीने पहले अचानक अमीर हुआ था। घर में उसकी हालत बदल गई, नया बर्तन, नई दुकान, लेकिन किस तरह कोई नहीं जानता। राहुल जब रात में उन कागजों के पास बैठा था, कमरे के कोने में परछाइयों की तैरती हुई परतें उसे छू जाने जैसा लगा। एक छोटा सा उंगली सा स्पर्श, जैसे कोई पुराना नोट उसके हाथ से छूकर गया हो, पर वहां कुछ भी नहीं था। वह खड़ा हुआ, सीना भारी और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता लाई। अब उसे चलना होगा। राहुल कुछ घरों के दरवाजों पर गया जहां वे रिश्तेदार रहते थे, जिनके चेहरे उसी चोरी की रात से जुड़े थे। एक एक व्यक्ति जिसने उस रात दुकान खोलने से मना किया था। किसी ने कहा कि रात को कुछ लोग इकट्ठा होकर बाहर गए थे, पर वे नाम नहीं लेते। डर की परतें पर हर जुबान पे पक्की थी। एक बूढ़ा व्यापारी जो उस रात दुकान पर था बताया, मुझे याद है वे लोग अचानक हुए, कुछ घंटों बाद शोले जैसे आवाजें आई और अगले दिन गांव में खबर फैली कि पैसे गायब है। किसी ने पुलिस को फंसाया और उसी रात कुछ लोगों ने गायब होने के बाद अलग तरह का राग छेड़ा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। वे चारों गाने नहीं कुछ बोलते थे और उनमें शब्द थे जो किसी तंत्र के संकेत जैसे। राहुल रात में उस दुकान के सामने उस स्थान पर खड़ा रहता है। हवा चलती है और दूर कहीं से वही शब्द दोहराए जाते हैं, जैसे कोई मन ही मन बोल रहा हो, दे दो वरना भला ना होगा। और फिर वह फुसफुसाहट रुक जाती है। राहुल अपने कानों को दबाकर भागता है।
राहुल ने नोटों के माध्यम से पैसों के चलते फिरते ट्रेस किए। पता चला कि कुछ बड़े बड़े साल में भोलाराम ने जमीन बंटवाना शुरू किया, लोन चुकाया और अचानक उसके खेतों के बाड़ में नया ताला आया। एक रात वह घर पर आया और भोलाराम उसके साथ बहस की, तुमने हमारी किस्मत छीन ली, तुम नहीं छोड़ोगे, और फिर चुप्पी। उसकी बातों में जज्बात थे। जब पैसा इंसान को उसकी सूरत दिखाता है तो कुछ चेहरे बदल जाते हैं, कुछ दोस्त पराये हो जाते हैं और कुछ रिश्ते बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। पैसों और लालच के पैटर्न ने कहानी को एक ठोस मकसद दिया। ये सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं था, ये एक जमीन साजिश थी जिसे कुछ लोगों ने अंधेरे तक ले जाकर बांधा था। गांव वालों से सुनिए वो किस्से जो कैमरे में नहीं आते, रात को दीवार पर बैठकर सुनी जाने वाली कहानियां। एक बहन ने बताया कि उनके घर में भी कभी कभी रात में चमक दिख जाती है और बर्तन खुद चल पड़ते हैं, और उसने जैसे ही ये शब्द खत्म किया घर की छत पर कबूतर जोर से उड़कर गुजर गए। किसी बड़ी औरत ने कहा, हमारे यहाँ तंत्र नहीं चलता, पर जब धन का सवाल आता है तब लोग कुछ भी कर लेते हैं। वह दिन मैंने देखा था, कुछ नौजवान अंधेरी रात में एक जगह जमा हुए थे। उन्होंने मिट्टी, जड़ी बूटी और कुछ ज्वलनशील चीजें रखी और कुछ तंत्र मंत्र बोले। हम डर कर दूर भाग गए। तुम्हें जब सच ढूंढना हो तो उस सच की शक्ल अक्सर डर ही बनकर आती है। एक बूढ़े खेत के किनारे जहाँ लोग अक्सर शाम को बतियाने जाते थे, राहुल को एक छोटा सा बलिस्तान मिला। मिट्टी में गड्ढा, चारों ओर राख और जला हुआ घास, और बीच में कुछ टूटी हुई लाल चीजें जो कभी रोटी या मिठाई के टुकड़ों के रूप में पड़ी थी। वहाँ एक छोटी लकड़ी की मूर्ति पड़ी थी और उसी पर वही चिन्ह नजर आया जो उसने अलमारी के कागजों को पर देखा था। यह देखने पर राहुल का हाथ कांप उठा। हवाएं तेज हो गई और पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे प्रकृति ने भी उस स्थान से दूरी बना ली हो। उस रात राहुल ने सोचा कि अब और नहीं रुकेगा। वह चेतन रूप से बलिस्तान पर रात बिताने का निर्णय लेता है। उसके पास कुछ चावल और छोटा दीपक और गुरु द्वारा दी गई छोटी ताबीज थी। वह सोचता था कि शायद कुछ देखा जा सके। रात ढली, गर्म हवा थम गई और फिर आंधी रात में दूर से किसी का कदम आवाज आई। पहले एक साया आया, कोई इंसान नहीं दिखा पर जमीन पर पैरों के निशान थे। फिर हल्की फुसफुसाहट हुई, कई स्वर, जैसे कोई समूह चार चार आवाजों में कुछ दोहराता हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वह दीपक और ताबीज पकड़े बैठा रहा। तभी हवा में हल्की गंध आई, जले हुए धूप की, और तभी किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आवाज इतनी पास से आई कि उसका कान गड़गड़ा उठा। राहुल ने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। और आवाज बोली, सच? सच बहुत भारी होता है, क्या तुम वह सहोगे? वही आवाज अचानक हंसी से बदल गई और उस हंसी में कई अलग अलग स्वर थे, मानो कई बहस कर रहे हों। दीपक की लौ कांपने लगी, ताबीज की रोशनी अचानक तेज हुई और फिर मंद। राहुल ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ परछाइयां घूम रही हैं। छोटे छोटे धुंधले परछाई दिखाई दे रही थी और वे धीरे धीरे एकाकर होकर बड़े साए में बदलने लगी। उस रात राहुल ने पहली बार जाना, सच की कीमत उसे अकेला नहीं रखेगी, उस सच का भार उसे औरों से अलग कर देगा। अगले दिन जब वह गांव में और अधिक गहराई से घूमा, उसे मिली जुली जानकारी। किसी ने कभी रात में देखा कि घर की दीवारों पर निशान उभरते हैं। किसी ने कहा कि दादी के कमरे की खिड़की पर रात में उंगलियों के निशान दिखे थे। किसी ने कहा कि भोलाराम ने रात को किसी को पैसे सौंपते देखा गया। इन बातों को जोड़ राहुल ने सहा और समझा कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि योजनाबद्ध जुर्म था और उस जुर्म का अंधेरे से जोड़ने की कोशिश की गई थी। राहुल ने आखिरकार वही गुरु खोज निकाला जिनके पास उसका परिवार गया था। गुरु ने गंभीरता से बात सुनकर कहा, अब हम भागने वाले नहीं हैं, पर सच की खोज सिर्फ गवाहों से नहीं होगी, हमें कुछ बड़े संकेतों पर ध्यान देना होगा। बलिस्तान चिन्ह और रात्रि की आवाजें, और तुम्हें खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत करना होगा। गुरु ने उसे कुछ मंत्र सिखाए, छोटे छोटे उद्देश्य जो रात के समय उसके लिए ढाल बने। पर गुरु ने साफ कहा, मंत्र बहुत काम आ सकते हैं पर मन की एकता जरूरी है। अकेले जाना है तो खतरा अधिक है। राहुल के पास अब तरीका है पर विरोधी भी अब सतर्क है और रातें अब और भी घना होने वाली है।
कुछ दिनों बाद राहुल को खबर मिली कि भोलाराम रात में गांव से बाहर एक पुराने कुएं के पास गया था, एक जगह जहां कभी तंत्र पूजा होती थी। राहुल ने ठान लिया कि वह उसे पकड़ने जाएगा। रातें लंबी थी, चांद आधा आधा छुपा हुआ था। राहुल छुप छुप कर भोलाराम की गाड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी पगड़ी में धूप की राख लगी थी और एक एक कर वो मंत्र बोल रहे थे। वह शब्द जो उसने चौपाल में सुने थे अब स्पष्ट थे, बंधन, बला, वश, और बीच बीच में कोई एक जोर से कहता, कपड़े, मिट्टी और बाल ले आए, तब असर होगा। राहुल ने छुपकर देखा कि एक आदमी जो गांव में सम्मानित माना जाता था, एक कटोरा उठाकर कुछ रख रहा था। कटोरे में छोटे छोटे कण थे, शायद रोटी के टुकड़े, शायद कुछ और। फिर एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, काल रात हमने उस परिवार को जकड़ लिया, अब उनकी हर आंसू हमारी जीत है। राहुल का सर घूम गया। उसने लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसने कदम रखा पर तभी एक बच्चे की चीख और वह पूरा समूह मुड़ा। राहुल ने भागना चाहा पर एक जोरदार हाथ उसके कंधे पर गिरा। कहाँ भागेगा बेटा? और सामने भोलाराम खड़ा था और उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। भोलाराम के मुख से निकलता है एक धुन, लोगों के होठ दोहराते हैं और राहुल को सबका सामना करना पड़ता है। आवाजें, परछाइयां, और अचानक से गांव के बाहर एक जोरदार आग की पट्टी उठती है, जिससे उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो जाता है। राहुल संघर्ष करके भाग निकला। उसने कुछ फोटो ली, चिन्हों की प्रतियां ली और गुरु की सब कुछ दिखाया। गुरु की आंखें ठंडी हो गई। अब बस आरोप नहीं, अब ठोस कार्रवाई चाहिए। गुरु ने कहा कि वे गांव के एक सार्वजनिक सभा बुलाएंगे, पर उससे पहले उन्हें कुछ और प्रमाण जुटाने होंगे और सबसे जरूरी, परिवार के लोग सुरक्षित मौजूद हों। रात के बाद की हवा ठंडी थी, पर राहुल के अंदर एक आग थी। उसने ठाना, अब वह सिर्फ सच नहीं, न्याय भी लाएगा। जब एक आदमी सच का पीछा करता है तो सच उसे अकेला कर देता है, पर वही सच उसे नाम देता है, और वह नाम अब राहुल का है। उसने पहली बार देखा कि किस तरह रिश्तेदारों और रात के तंत्र ने मिलकर उसकी दुनिया बंजर कर दी थी। पर यहाँ से बात और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब जो सामने आएगा वह सिर्फ मुंह और हाथ नहीं, परछाइयों का फौज होगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहाँ सच सामने आने लगा है और राहुल ने तय कर लिया है कि अब डरकर छुपेगा नहीं। अंदर एक ठंडी सी ठान बैठ चुकी थी, जो अब दर्द को अपनी ताकत बना चुकी थी। गांव से थोड़ी दूरी पर वही छोटे से आश्रम में राहुल पहुंचा। गुरु वैसे शांत समय वाले आदमी थे, ज्यादा जबान नहीं, पर बोलते तो असर करते थे। उन्होंने राहुल को बैठाया और बोला, बेटा, अब जो करोगे वो आसान नहीं होगा। 2 रास्ते हैं, भागना या लड़ना। अगर लड़ना है तो अपना मन, अपनी हिम्मत मजबूत रखो। राहुल ने सीधे कहा, जी मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरु ने एक छोटा ताबीज दिया, धातु का धागा बंधा हुआ। बोले, ये तुम्हें ढाल देगा। याद रखना, ये जादू की तलवार नहीं, हिम्मत की ढाल है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा, पर कभी कभी हमें टिके रहने के लिए कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं। गुरु ने राहुल को रात वाले नियम बताए। हर शाम जप करना, आग के पास बैठकर शांत होना, आवाजों को अलग अलग से सुनना सीखना। गुरु बोले, आवाजें डराती हैं, अर्थ समझो, आवाज पर ध्यान मत दो, उसकी मंशा समझो। पहली रात जब राहुल ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो अजीब सी हवा आई, छत से कोई आवाज गिरी और दीपक काम किया। राहुल का हाथ ठंडा हुआ, पर उसने ताबीज कसकर पकड़ा और जब पूरा किया। और पहली बार उसे लगा डर वही है, पर वो उसे अब रोक नहीं पाया। गुरु ने कहा कि सिर्फ बाहरी उपाय से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने डर को भी तोड़ना होगा। उन्होंने समझाया, इसलिए वे रोज छोटे छोटे टेस्ट देते। कभी रात में कह देते कि उस जगह पर जाओ जहां तुम डरते थे, कभी कह देते कि खुले आसमान में 3 बार बोलो, मैं सच के साथ हूँ। छोटे छोटे काम, पर जो काम करते थे वो मन में गहरे उतरते थे। एक दिन गुरु बोले, अब बस उस बलिस्तान पर जा कर देखो जहाँ पहली बार चिन्ह मिले थे। वहां जो दिखेगा वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा, पर हिलो मत, अपनी आवाज मजबूत रखो।
राहुल ने रात को वही बलिस्तान चुना और वहां रात बिताने का फैसला किया। उसने दीपक, पानी और ताबीज रखा। रात गहरी थी। आसमान पर बादल छोटे छोटे छाए हुए थे। आधी रात को ही कुछ स्वर सुनाई दिए, पहले धीमे धीमे फिर तेज आवाजें, जैसी थी कि कई लोग एक साथ कुछ दोहरा रहे हों। पर उनके शब्द मंदिरी नहीं थे, कुछ और थे, गुस्से, लालच और किसी तरह की पक्की ठान के शब्द। राहुल ने देखा कि मिट्टी पर छोटी छोटी जलती सी चिन्ह बन रही है, जैसे कोई पुराना निशान फिर से हिल रहा हो। फिर एक अजीब सी परछाई आगे आई, पर यह एक इंसान जैसी नहीं, कई चेहरों की मिलीजुली छाया। वो छायाएं एक साथ बोले, तू क्यों आया? उनकी आवाज में ठंडक थी, पर राहुल ने गुरु की सीख याद कर ली, अर्थ पर ध्यान दे। उसने आंखें बंद करके कहा, मैं सच के साथ आया हूँ। मेरी माँ की आवाज मैंने सुनी है, मैं उसे आजाद करूंगा। दीपक का लौ अचानक कम हो गया, फिर बुझने लगी। अंधेरा घना हुआ, पर राहुल ने ताबीज पकड़ा और मंत्र बोला। तब जमीन पर वही चिन्ह उभर कर और साफ दिखने लगा, वही चिन्ह जो उसने कागजों पर देखा था। उसके हाथ पर छूते ही एक ठंडी सी गूंज दौड़ी, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने जोर से कहा, माँ, अब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। कुछ देर बाद हवा में अजीब सी हंसी गूंजी, पर यह जीत कैसी नहीं, चेतावनी जैसी थी। ये तो बस शुरुआत है। राहुल समझ गया कि उसने पहला दरवाजा खोला है, पर और भी दरवाजे बंद हैं। उसी अंधेरे में राहुल को एक झलक मिली, माँ का चेहरा जो दर्द में था। उसने देखा कि कुछ लोग रात में घर के कोने में बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ चीजें जमीन पर रखकर मंत्र बोल रहे थे। उसने देखा कि कैसे किसी ने घर की चीजों पर कुछ जड़ी बूटियां रखी और छोटी सी रस्म कर दी, और सीधे सीधे उनका मकसद था घर पर कुठाराघात करना। ये नजारा राहुल के अंदर का दर्द बहुत तेज कर गया। माँ की बेबसी, दादी की निडरता, सब कुछ उसके सामने आया। उसने ताबीज से अपनी छाती थपथपाई और चिल्ला कर कहा, तुम लोगों ने मेरी दुनिया छीनी, अब मैं लौट आया हूँ। और उस शोर के साथ कुछ बंधन टूटते दिखे, पर आवाज ने फिर कहा, तुमने शुरुआत कर दी है, पर अंत अभी दूर है। गुरु ने देखा कि राहुल ने कुछ बड़े काम कर दिए, पर वह भयभीत भी हुए। गुरु बोले, अब काम सार्वजनिक करना होगा। अकेले किसी को बेनकाब करना मुश्किल है, पर पहले तुम्हें कुछ ठोस सबूत चाहिए और अपने मन को और पक्का करना होगा। उन्होंने राहुल को एक और मंत्र सिखाया और कहा कि जब सब सामने आएगा, कुछ लोग खुद ही डर के पीछे हटेंगे। गुरु ने यह भी कहा कि जितना ज्यादा राहुल अंदर का दर्द सामने लाएगा, उतना जल्दी बंधन खुलेंगे। पर यह दर्द सहना होगा। तुम्हें वो पल याद करना होगा जब माँ ने तुझसे आखिरी बार क्या कहा था। वही दर्द अब तुम्हारा हथियार बनेगा, गुरु ने कहा। आने वाले दिनों में राहुल ने रोज रात जप जारी रखा। धीरे धीरे घर पर असर दिखने लगा। दादी की नींद बेहतर हुई, माँ की सांसें थोड़ी शांत रही। गांव में लोगों की बातें भी बदलने लगी। जो पहले घुमा फिराकर बोलते थे, वे अब राहुल को देखते हुए कम सा चुप रहते। पर बहुत लोग अब भी खामोश थे, और खामोशी अक्सर साथ देती है उन लोगों की जो खुद इस सब में शामिल थे। राहुल जानता था, छोटी जीतें मिली, पर बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। उसने फैसला किया कि अब भोलाराम को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेगा, चौपाल में सबके सामने सबूत रखकर। अगर वह कामयाब हुआ तो वह बाकी लोग डर कर चुप हो जाएंगे, पर अगर ना कर पाया तो खतरा और बड़ा होगा। राहुल ने गुरु से मिलकर योजना बनाई। अगले हफ्ते गांव के बिजिएस्ट दिन पर चौपाल में वह सारा मामला सामने रखेगा। दस्तावेज, बलिस्तान की चीजें और अपनी आंखों ने जो देखा। गुरु ने कहा, सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, और अगर लोग साथ ना दे तो तुम्हें तैयार रहना है। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। रात को गुरु ने उसके साथ बैठकर अंतिम मंत्रों का पाठ करवाया। राहुल ने अपनी आवाज ठोस कर ली। अब उसे अपने डर पर हक जमाना था। उस एक रात के बाद उसे लगा, अब या तो सब कुछ साफ होगा या सब कुछ और जटिल। राहुल ने पहली लड़ाई दे दी थी, अंधेरे से, परछाइयों से और अपने अंदर से डर से। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी।
सच सभागार में लाना। अगले दिन चौपाल में क्या होगा? लोग शोर मचाएंगे, रोएंगे, जहर उगलेंगे, या फिर कोई आत्मा तो दिल से बाहर आ ही पड़ेगी। ये सब अगला भाग बताएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले वीडियो।